राजा राम जी मील साहब को ओबीसी एकता हम सब युवा आदरणीय मील साहब के आभारी हैं कि आप इस उम्र में भी हम सबको मार्गदर्शित कर रहे हैं, हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इन युवाओं के लिए आज भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो 25 साल पहले शुरू की थी। आदरणीय राजा राम जी। सबसे पहले बधाई देता हूँ सूरतगढ़ के ओबीसी संघर्ष समिति जो लड़ाई लड़ रही है वो बधाई के पात्र है। ये कस्बा छोटा है, देखने में छोटा लगता है, लेकिन राजस्थान के अंदर बाड़मेर के बाद में झंडा उठाने वाले हमारे सूरतगढ़ के ये बच्चे सब बधाई के पात्र हैं। मंच पर बिराजे में दोनों साइड में हमारे साथी और दूसरे बधाई के पात्र हैं हरीश जी चौधरी। लड़ाई में पिछले 22 साल से लड़ रहा हूँ, लेकिन राजनेता मौजूदा पद पर रहते हुए हमारे साथ में आज तक कोई नहीं आया। ये बीड़ा हरीश जी ने उठाया है, तो मैं हरीश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये हमारे साथ में जुड़े, आप लोगों के सहयोग में आए। मित्रों, पिछले 22 साल से लड़ाई मैं तो लड़ रहा हूँ और बहुत दुखी हूँ मैं। ये ओबीसी के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है और आरक्षण के साथ जो जांच की जाती है, खाली ओबीसी नहीं है। मैं पिछले 16 साल से SC ST ओबीसी माइनॉरिटी का जो आरक्षण अधिकार मंच है उसका भी अध्यक्ष हूँ। SC ST के साथ भी बहुत सी चोट होती है, उसमें भी बहुत नुकसान है, लेकिन ओबीसी उनको मालूम नहीं पड़ता। वो 16% है, 12% है, इतना ही इनका आरक्षण है, तो महसूस नहीं होता उनको। बाकी जांच उनके साथ होती है, अपने साथ जब ये जांच हो रही है तो अपने पास बचता ही कुछ नहीं बचता है, तो फिर अपनी तकलीफ है कि हमें एक भी सीट नहीं मिली, इसलिए महसूस होता है। बहुत सी बातें, एक जोधपुर के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो हिंदुस्तान के अंदर 13, 14 या 15 है, उसके अंदर SC ST ओबीसी का आरक्षण था। घनश्याम जी तिवारी जब मंत्री थे बीजेपी के, उन्होंने वहाँ एक ऐसा संविधान बनाया जिसके अंदर SC ST का तो वहाँ की कार्य जो संविधान है उस यूनिवर्सिटी का, उनका अधिकार है कि वो ले कि नहीं ले, और ओबीसी का आरक्षण उन्होंने ख़त्म कर दिया। मैंने जोधपुर के लोगों को बहुत बार कहा कि आप इसका आंदोलन करो, वसुंधरा जी से मिले, अशोक जी से मिले। मैंने कहा हमारे देश के अंदर है, हमारे प्रदेश के अंदर है। एक बार अशोक जी ने कहा ये तो हिंदुस्तान की है, मैंने कहा फिर 27% दे दो, हिंदुस्तान की है तो 27-21 क्यों? तब उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा, मजे की बात देखो, एक RS अफसर फरी बनमोस यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रार लगा हुआ है, तनख्वाह सारी सरकार देती है, उस यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। इस यूनिवर्सिटी में कौन है, इनका पैटर्न कौन है? इनका पैटर्न सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव चीफ जज, और इसका VC कौन है? हाई कोर्ट का एक्टिव जज, चीफ जज इसका VC है। और रजिस्ट्रार कौन है? राजस्थान का RS। और मजे कौन लेता है? हमारे यहाँ का एक भी बच्चा इस राजस्थान का उसमें नहीं है, और ये लेते ही नहीं है। पूरे देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के जितने बच्चे हैं, उनकी भर्तियाँ हो जाए तो सीट बचे, तब ये दूसरों को देते हैं। ये दादागिरी है इनकी। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। SC ST ओबीसी का कोई आदमी नहीं है जो RTS भर्ती होता है, उसमें से किसी का कोई नंबर आखिरी में जाते जाते किसी का नंबर आ जाए तो फिर वो आता है, लेकिन वो कितने साल के लिए? पहले तो उसको कंफर्म नहीं करते, जब कंफर्म करें तो 1-2 साल बचते हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान में 40-45 परिवार हैं पूरे देश में, जिन परिवारों में से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं वो प्री प्लान से बनाते हैं, वकील कोटे से,
15 साल की सर्विस रहती है तब बनाते हैं, तो वो कन्फर्म सुप्रीम कोर्ट जाता है। कुछ एक आदमी को बनाओ, वो रिटायर होगा, उस समय 5 आदमी लगा के जाएगा। ये इस देश के अंदर न्याय की बात जो है वो ये है इस देश में। आप क्या हमारे साथ न्याय कौन करेगा? इन्होंने भर्ती करने के लिए अपनी आरपीएससी है, अधिनिक बोर्ड है, रेवेन्यू बोर्ड है, ये बोलो मत यार, ए भाई भर्ती करने के लिए रेवेन्यू बोर्ड है, आरपीएससी है, अधिनिक बोर्ड है। हाई कोर्ट ने कई साल पहले एडीजे भर्ती करने चालू किए। मतलब एडीजे लेवल के जो वकील 10 साल से प्रैक्टिस ज़्यादा जिसकी हो, चाहे वकील हो चाहे मुंसिपल मजिस्ट्रेट हो, उनमें से एडीजे भर्ती करते हैं डायरेक्ट। वो इन्होंने आपके हाथ में लिया। उसके बाद में चपड़ासी भी आपके हाथ में ले लिया। एलडीसी अभी ज़्यादा भर्ती थे, आरटीएस भी आपके हाथ में ले लिया। टोटल भर्तियाँ न्यायालय की जो है सेशन जज से मुंसिपल कोर्टों से लेकर के हाई कोर्ट तक सारी भर्ती हाई कोर्ट करती है। थोड़ा दिन पहले भर्ती हुई एलडीसी की, उसमें जनरल की मेरिट वालों की कट ऑफ लिस्ट थी वो 194 थी, एससी और एसटी की 206 से ऊपर थी और ओबीसी की 226। ये न्याय करती है हमारी कोर्ट है। हमारा हाई कोर्ट जिसके भरोसे अपना प्रदेश बैठा है, उन्होंने ये न्याय दिया। हमने इसका हल्ला मचाया, हमने लेटर लिखा, रजिस्ट्रार को लिखा, चीफ जज को लिखा, सीएम को लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, तो उन्होंने सोचा कि मामला उजागर हो गया और ये तो चेत गए, तो उन्होंने उस भर्ती को कैंसिल किया। क्या कह गए? बोले पेपर लीक हो गया। उसके बाद में मुंसिफ की भर्ती हुई, वो ठीक हुई, पूरी ठीक तो नहीं होगी, किसी ने बताया नहीं, लेकिन जो मेरिट के थे उनसे नीचे ही थे अपने, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक ही हुई होगी। ये हालत थी। आज अपने साथ जो जाति हो रही है, कोई सीमा नहीं है। 22 साल हो गया लड़ते हुए, मैं बहुत परेशान हूँ। महेंद्र जी चौधरी रिटायर्ड RAS जो मेरे साथ पिछले 12, 13, 14 साल से लगे हुए, वैसे तो 22 साल से ही साथ में है, लेकिन कोई परवाह नहीं करता कोई। अभी इन्होंने क्या भर्ती किया? आरपीएससी से भर्ती हुआ, 15 पोस्ट थी, 77 में से 15 थी RAS की ओबीसी को, और 76 में से, और 77 ओबीसी के आरपीएस से वो 0 कर दिया। हमने इसका आका मचाया और लेटर लिखा। मैंने कहा ऐसे अन्याय कैसे करोगे? तो मेरे पास जो जाट अफसर लगे हुए थे RAS, उन्होंने कहा आप इसका आका मत मचाओ और हमारे चीज़ पकड़ में आगे हम लग रहे हैं। उन्होंने 10 से 1 दिन में कर आगे और 15 सीट RAS की ओबीसी को दे दी। ये जब पहले 0 कर दी तो फिर वो 15 कहाँ से आ गई? आज की तारीख में पटवारी भर्ती के अंदर 400 पोस्ट से कम थी। हमने पूरी ताकत लगा ली 400 पोस्टों की। रामलाल जी मंत्री है, उनसे मिले। हमने कहा इन्होंने एक चीज़ पकड़ में आ गई। हमने RTI लगाई उससे कि अजमेर के अंदर उन्होंने 69 पटवारी वो गिने, 69 पटवारी वो गिने अजमेर जिले के जो ओबीसी से भर्ती है। मैंने कहा एक काम करो, इस 69 को चेक कर लो, ये कब भर्ती और किस कोटे से और कहाँ से हुए। रामलाल जी को जोर लगा लिया, उनका PS है यहाँ तक, उसको कह दिया। एक वो लगा हुआ है अपने इसका सर्विस सेक्रेटरी सर्विस के लगे हुए हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, पहले वो अमित जी के पास था, यादव नहीं एक और है। उनको कह दिया, सारा जोर लगा लिया, लेकिन वो एक 69 आदमियों की लिस्ट नहीं ले सके। क्या करना है मंत्री को? सरकार को क्या करना है? सरकार को ये लिखना है रेवेन्यू बोर्ड के कमिश्नर को कि ये 69 आदमी कब भर्ती हुए, किस कोटे से, कैसे हुए, इनकी पोल 1 मिनट में खुल जाए। अब ये काम भी अगर सरकार नहीं कर सके और इतनी ताकत लगाने के बाद भी वो 400 पोस्ट से नहीं दे करके पटवारी भर्ती हो गए और सबको जिला अलॉट कर दिया। वो 400 पोस्ट से खा गए हमारी। रोस्टर के अंदर गड़बड़ी करते हैं।
हमारे फालतू कब आए? किसी बच्चे ने अभी बोला कि हमें 21% सपोर्ट लेने हैं। 100% कह रहा हूँ, मेरिट के बाद में 21% हमारे को लेने हैं। कोई किस्म पर तो नहीं, एक सीट कभी ज़्यादा दी नहीं, एक सीट जब फालतू नहीं दी तो गिनती किस बात की कर रहे हैं? ये किस बात की गिनती कर रहे हैं कि भी पूरे हैं कि नहीं है, ज़्यादा है कि फालतू है? ये 92 जातियाँ जो है ओबीसी की, उसका आदमी जो इनको दिखता है वो चाहे मेरिट में आया हुआ हो, ये कहते हैं ये ओबीसी का है। ये एक लत पकड़ रखी है इन लोगों ने, इस रोस्टर को लागू ढंग से नहीं करते। आरएएस की भर्ती के अंदर आरएएस तो मेरिट से आ जाते हैं, जब लेने पड़ते हैं आरपीएस तब ये रोस्टर तरीके से लागू नहीं करते। वो नीचे बच्चे बाकी मेरिट बनाएंगे तो वो जनरल के बच्चे वही आएंगे, अनारक्षित वर्ग के बच्चे वही आएंगे, रोस्टर लागू नहीं करते। हर पॉइंट पे, हर जगह, हर तरह की बेईमानी करते हैं। इस बेईमानी से कैसे लड़ा जाए, कैसे निपटा जाए? मैं हरीश जी को एक दिन पहले भी मैंने कहा था, सीएम लेवल पे एक लेटर निकाल दिया जाए कि किसी आरक्षित वर्ग के साथ भेदभाव हुआ, भर्ती करने वाले अफसर की अकाउंटेबिलिटी होगी, उसको भुगतना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। ये रोस्टर ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, ये रोस्टर ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले अपने एक काम और कर रहे हैं, जोधपुर के मित्र, ये जोधपुर की यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसको बंद करा दो साली को। जब तक उसमें आरक्षण ओबीसी एससी एसटी का नहीं मिलेगा तब तक नहीं चलने देगा। हमें क्या लेने देना उससे? हमारा आदमी वो नौकरी क्यों कर रहा है? हमारा आरएस वेतन का सरकार से वो नौकरी क्यों कर रहा है? किस कानून के तहत है ये? भाई किसी की भी है, हमारे प्रदेश में आरक्षण देना पड़ेगा, हमारे देश में आरक्षण देना पड़ेगा। आरक्षण हम भीख नहीं मांग रहे, संविधान के तहत मिला हुआ है। ये लोग बेईमानी करते हैं, ये हर तरह से काटने में लगे रहते हैं। ये ओरिजेंटल जो इन्होंने किया 18 में, ये तो ओरिजेंटल खत्म हो जाए, जो पहले वर्टिकल भर्तियाँ हो रही थी वो हो जाएगी, एक समस्या तो ये खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी, रोस्टर सही तरीके से लागू करने की ये गुणा में लेते हैं। अब जैसे थर्ड ग्रेड की एक सबसे बड़ी समस्या है मास्टरों की, 30,000 आए, 40,000 आए, बल्क में आते हैं, उसमें भर्ती सारे होते हैं, सारे उनको नौकरी मिल जाती है। जब तक नौकरी ज्वाइन करने का समय आता है, कोई सेकंड ग्रेड में चला गया, कोई फर्स्ट में चला गया, कोई दूसरी नौकरी में चला गया, छोड़ गया, जो सीटें खाली रही वो सीटें बच्चे वैसे ये मेरिट बनाते हैं। ये गलत है, ये मेरिट ऐसे नहीं बना सकते, ये रोस्टर लागू नहीं करता है। मेरिट बनाओ तो पहले और ये मिला के बनाओ, जो पहले भर्ती हो गए और बच्चे में सबको मिला के और रीसफलिंग करके उसकी मेरिट बनाओ, तब हमारे को हक मिलेगा। या जो कैटेगरी का खाली हुआ, अगर इसका जनरल का खाली, जनरल मीन्स मेरिट का खाली हुआ तो मेरिट का उठा लो, और अगर ओबीसी का हुआ, एससी का, एससी की जो सीट खाली हुई उसी में से उठा के लाओगे तो ही हमारे को हक मिलेगा। ये इस तरीके की बेईमानियां करते हैं। हमने बहुत लिखे हैं, कूटलों में लेटर लिखे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। हमारे पास एक प्रजापत है, रूप जी प्रजापत, अकाउंट्स में है, वो आदमी इतनी माथापोड़ी करते हैं, इतने हम लेटर लिखते हैं, हम लगे रहते हैं, बहुत माथापोड़ी करते हैं, हमारा सिर दुखने लग जाता है। हम जब डिस्कशन करते हैं, महेंद्र जी, मैं, वो प्रजापत जी, और इतने लेटर लिखे, लेकिन हरीश जी सरकार के टच से मस नहीं हो रही है, सरकार के कोई खुजली करता ही नहीं है। क्या हो गया ये ओबीसी समझदार हो गई है कि बच्चे जानी जान हो गए हैं, और ये जानी जान बहुत लेट हुए। अच्छा, बताते नहीं है, एक कमी और है। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर थे तो 3600 लड़के पास हुए, 3500 पोस्ट हैं। जनरल की एक लेडी थी 48%, उसको तो ले लिया, ओबीसी की 62% की उसको नहीं लिया। वो सीटें खाली रखे, ओबीसी के लड़कों को, लड़कियों को बाहर रखे। हमने इसमें बड़ी माथापोड़ी करी। एक कोई पंडा लगा हुआ था जोधपुर उनकी यूनिवर्सिटी में, उसे खूब माथापोड़ी करी, वो नहीं माने।
फिर एक सचिवालय में लगा हुआ था पंडित जी महाराज, उससे माथा बोड़ी करी। आखिर जा करके दुर्मिया के मंत्री थे, हमने इनको पकड़ा और सचिवालय से इनके ऑफिस में, सचिवालय के बाहर जो इनका मेडिकल वाला का ऑफिस है, इसके ऑफिस में एक तो शायद अपना चीफ सेक्रेटरी नहीं है, रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन हटके गया था, वो आईएएस एक कोई महिला थी, दोनों को वहाँ बुला करके 48 नंबर तक जो डॉक्टर आए थे टोटल सबको लेकर के और सारी सीटें भरी, सबको नौकरी मिली। उसमें 47 साल का भी एक जाटों का छोरा था, झुंझुनू का, लेकिन एक भी लड़के ने वापिस आके नहीं बताया कि हमें नौकरी मिली कि नहीं मिली। ये एक बहुत खराब बात लगती है। एक बात इसी तरीके की और बताऊं। कई साल पहले एक लड़का था, कोई बीकानेर का, RSC में लगा कोटा, बोले मेरे को कोटा से यहाँ करा दो। आईजी को जानकार था, मैंने फ़ोन किया, भला आदमी था, बेचारे ने कर दिया। वो 2-3-4 दिन तो इंतजार करता रहा कि राजा राम जी धन्यवाद देंगे। फिर उसने लाट साहब को बताया, लाट साहब का फ़ोन आया मेरे पास, बोले उसको धन्यवाद तो देते। तो मैंने उसको धन्यवाद दिया। तो मैंने कहा उस बेचारे को पता नहीं लगा होगा, तो आईजी मेरे को क्या कह रहा है कि उस बेचारे ने जाके 3 दिन पहले ज्वाइन कर ली बीकानेर। अब क्या हालत हो इसमें बताओ। तो मेहरबानी करके कोई काम किसी का हो जाए तो वो बता दें। हम तो देखो, ये मेरे पास किसी का फ़ोन आता है, जो वो कहेगा वो करके मैं वापस बताऊंगा, लेकिन काम होना कोई मेरे हाथ में थोड़ी रहता है, या किसी के भी हाथ में नहीं होता है। काम करें, काम भर की बात करें, लेकिन हम तो एक लठ घुमा रहे हैं। जैसे जाट आरक्षण का एक घूमता लठ लगा था ना, वो भी एक लट्ठी लगा था। एक खड़े हुए, सारी कौम पूरी खड़ी होगी सारी जगह, तो वो मिल गया। तो हम तो सारा दिन लठ घुमाते हैं अंडे वाला। किसी का लग जाए, काम हो जाए तो बता दिया करो भैया, ये भी एक मेहरबानी रखा करो। बाकी मैं सोचता हूँ कि अब हमारी लड़ाई ख़त्म होने का समय आ गया, ख़त्म होने के दिन आ गए। कल मैं कोई अखबार में पढ़ रहा था, हमारे भाई यादव, क्या नाम उसका, उपेन यादव का फ़ोन आया 5-7 दिन पहले। बोलो हरीश जी ने बाईपास कर दिया, वो कर दिया, मैं बात नहीं करी, बाईपास कर रहे हैं वो ये। मैंने कहा यार तू लाग रहे है, मैं लाग रहा हूँ, एक हरीश जी और ला गया, काम हो रहा है ना, तू करे मैं करूँ, मैंने शाबाशी की कोई ज़रूरत नहीं, काम तो हो नहीं सके। लेकिन वो भाई का दाल गली नहीं। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, वो कोई फोटो डाल रखी थी गुजरात की। तो गुजरात में जाके अपने वर्ग का आरक्षण थोड़ी मिलेगा भाई, ये नहीं। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यहीं तो भुगता सकते हैं। आप लोग बैठे हो, ये भुगताने के लिए तो बैठे हैं, और इतने लोग खड़े होंगे, कितने जगह कितने MLA जिताएंगे। एक युवा, उसके साथ 100 जुड़ते हैं, 100 के साथ 1000 जुड़ते हैं, 1000 के साथ लाख जुड़ते हैं। कहाँ रोक लोगे इनको? सबको चिंता है इस बात की, जीत के आना है, सरकार बनानी है, जीत के आना है तो ये काम करने पड़ेंगे। हमारा एकदम जायज़ काम है, इस काम में कोई किसी किस्म हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम निजायज नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं हर तरह से। सरकारें कोई सरकार हर जगह। एक बात और कह दूँ मैं आपको, मेरे याद आ गई, एक 13 महीना का आंदोलन चला, जो काले कानून है वो ख़त्म किए सरकार ने। लोगों ने बहुत कहा मोदी बहुत अड़ियल है, मोदी बहुत अड़ियल है, लेकिन घुटनों के बल आए, उन्होंने माना और 3 काले कानून वापस लिए और किसानों की जीत हुई। लेकिन किसानों का ये क्यों लाया था कानून, इसका भी एक रीज़न है। जब अपने आरक्षण आया तब अपनी GDP -24-25 चली गई, किसानों की GDP स्टैंड करनी थी, तो इनको मालूम पड़ा कि किसान पैरों पे और जिंदा है, तो मारने के लिए लाए थे, लेकिन वो वापिस हो गए, आप जिंदा हो, कोई चिंता नहीं। लेकिन उसका दूसरा रास्ता क्या निकाला है, ये अग्निपथ और अग्निवीर नाम बड़े अच्छे दिए हैं, ये भी उस काले कानून से ज़्यादा खराब है। आज हमारी मजबूरी है नौकरी लेनी,
हमें नौकरी में जाना पड़ेगा, जो दे रहे हैं वो भी ले रहे हैं, हमारे बच्चे ले रहे हैं, मना नहीं करते, ले लेकिन ये भी हमारे को मारने के लिए ही लेके आए हैं। किन के बच्चे जाते हैं वो फौज में लड़ने के लिए? किसके जाते हैं बता दो मेरे को, अपने अलावा कोई जाता है क्या? तो फिर ये 6 साल के अंदर इन्होंने 1.5 लाख कम भर्ती करी मिलिट्री में, और 2 साल भर्ती करी नहीं, 1.25 लाख हो गए तो 3.5 लाख तो कम कर दिए, और इसके बाद भर्ती करी 44,000 ले रहे हैं, जिसमें 11,000 जाएंगे 4 साल बाद। तो क्या पाकिस्तान और चीन से हमारी लड़ाई खत्म होगी? हमारी फोर्स से घटाते जा रहे हैं। ये कारण ये है कि तुम लोग नौकरी में जा रहे हो, तुम्हारे माँ बाप जो है वो बच्चे अच्छे पार्लर में पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात की तकलीफ है। मिलिट्री हमारी 14 या 15 लाख मिलिट्री है, इसमें 3 लाख घट गई आज की तारीख में। आप इसे आज ये लगा के पूछ लो कि पहले कितनी थी, आज कितनी है। ये क्या सोचते हैं कि हम समझते नहीं, जानते नहीं, ये हमें पता नहीं पड़ता क्या? सब मालूम पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ, जो बच्चे जा रहे हैं वो जाए, जो नौकरी आज बिल्कुल घर बैठा उससे अच्छा है कि जो मिल रही है वो लो, वो तो लेनी है, लेकिन इसको कैंसिल करवा के रहेंगे। जैसे 3 काले कानून कैंसिल करवाए, पुराना सिस्टम है वही लागू करवा के रहेंगे। इस सरकार ने कहा हमारे पास तनख्वाह के पैसे नहीं है, पेंशन के पैसे नहीं है, क्या हो गया? कौन सा फर्क पड़ा? कच्चा तेल जिस भाव था, हमारे 70 के नीचे डीजल था, वही भाव कच्चे तेल का, डीजल 100 से ऊपर है। तो कहाँ गए पैसे? कौन खा गए पैसे? और ये लोगों को बेईमान बताते फिरते हैं कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। तो इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये 35-35 करोड़ की एक MLA को ऑफर दे रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? फिर क्या हो रहा है? ये कोई दूध का धोया हुआ कोई नहीं है। ये मैं 22 साल से लड़ रहा हूँ, तो कितनी सरकारें आई, बीजेपी भी आई, कांग्रेस भी आई, ये आज करूती है, ये सदा से थी, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये करना पड़ेगा। हरीश जी, आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार सामने बैठ कर, ये सचिवालय में चोर जो बैठे हैं ना, ये बदमाश जो बैठे हैं ना, इनको सामने बिठा करके हमारा जो रोस्टर सही तरीके से लागू करके, RAS के अंदर 1000 पोस्टें होती है, RAS की तो सही मिलती है, उसके बाद में ये बेईमानी करते हैं। पूरा रोस्टर ठेठ से ठेठ तक लागू करके, जैसे UPSC करती है, UPSC में कोई लफड़ा नहीं है, पूरे देश के स्टेटों में कहीं नहीं है। ये बीमारी सिर्फ राजस्थान में है, ये आग सारे राजस्थान वाले ही लगा रहे हैं, बाकी कहीं दिक्कत नहीं। तो हमारा अच्छी तरह रोस्टर लागू करके हमारे साथ जो बेईमानी हो रही है वो पूरी करे, वो पूरी हमारे बच्चों को पूरी नौकरी मिले, मेरिट की मिले। मेरिट के बाद में हमारे रोस्टर के हिसाब से जो OBC का कोटा है वो मिले, ये पूरा मिले। कारण क्या है? हर जगह बेईमानी कर करके ये इनका आदत पड़ी हुई है। ये मतलब हर पॉइंट पे करते हैं। जैसे आज सेंटर की सरकार क्या कर रही है, वो हर बात हर चीज जो है वो वोट से जोड़ती है। इस टप्पे से वोट आ रहा है, इस टप्पे से नहीं आ रहा है, रामर भी करने से आ रहा है, नमस्कार करने से आ रहा है, किसी से मत बोलो तो वोट आ रहा है। वो यहाँ के जो सचिवालय और इसके साथ जो बैठे हैं, ये महाराज जी यही सोचते हैं कि OBC को कहाँ मारना, कैसे मारना, किस तरीके से मारे, किस तरीके से कमजोर करें। आज सबसे ज्यादा नुकसान OBC को है। 55% OBC है हमारी, और 36% जनरल है, 36% मेरिट का है, और ये लोग हैं 15%, और इनको 10% आरक्षण मिल गया। सबका आरक्षण मिलता जा रहा है, कोई रोक ही नहीं रहा, कहीं नहीं रोक रहा। प्राइवेट में नहीं है, उसमें भी लागू कर दिया। हमारे कॉलेज में था नहीं कभी, इन्होंने जैसे ये 10% मिला, 100 सीट बढ़ा के बैठ दी 102, बोले ये सर्टिफिकेट का है, उसको एडमिशन दे दो। कोई पूछा ही नहीं किसी ने। तो बाकी बचे 5%। तो ये 31% जो बचता है मेरिट वाला, क्या ये 5% है उनके बापोती है क्या? उनके पिताजी का थोड़ी है ये हमारे सबका ही तो है ना। जिन लोगों को देना है, ये 31% जो बचता है, ये 31% के अंदर से सबको दिया जाए। एक्समैन को दिया जाए, विकलांगों को दिया जाए, विडो लेडीज को दिया जाए,
और उसके बाद में जनरल मेरिट में जो मिलता है उनको मिल जाए, उसके बाद में आपको आपके कोटे में दिया जाए। आरक्षण के बाद 100% हो गया, बाकी आरक्षण के बगैर तो ओबीसी रही 55% 21 मिला है तो हमें नुकसान है 34% का। जनरल गया तो 15 में से 10 मिल गया, 5 ही बचे, हम बचे में 34%, तो नुकसान तो सब मिला के हमारा ही है। मित्रों, आपने जो बीड़ा उठाया है इसको सिरे चढ़ाएंगे। मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है कि कोई तो हमारे साथ आया, 22 साल से लड़ रहे हैं, आज पता तो लगा। आप लोग आए तो सही, आए देर आए दूर से आए, लेकिन अब इनकी गोलियां लगवा के छोड़ेंगे इन सरकारों में, कोई भी सरकार हो हम लेके रहेंगे। आरक्षण हमारे को देना पड़ेगा। मेरा आने का